Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to the Sky Classes NEET Finishing Touch series. As you know कि आज जो है आज केमिस्ट्री और बॉटनी के क्लासेस होंगे, कल आपके फिजिक्स एंड जोलॉजी क्लासेस हुए थे एंड एज ऑल ऑफ यू नो मी दिस इज योर वैसर एंड आई विल बी डिस्कसिंग फिजिकल केमिस्ट्री विद यू। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले 12th स्टार्ट करेंगे क्योंकि वी हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड कि हम 12th ही स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूअसली बोला, जिन स्टूडेंट्स को अपीयर होना है 12th में तो उन्होंने बोला कि सर हो सके तो पहले 12th स्टार्ट करना है। तो ऑन देयर रिक्वेस्ट हमने क्या किया, हमने पहले 12th स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, और वैसे ही रिप्रोडक्शन आपका जोलॉजी में स्टार्ट हुआ, वैसे ही मैं 12th में पहले सॉलिड स्टेट स्टार्ट करूंगा। तो लेट अस मूव ऑन। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट एज यू नो एक छोटा सा चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में एक सवाल आता है एंड सॉलिड स्टेट का एक सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर सवालों को देखोगे, एक सवाल जो सॉलिड स्टेट का आता है वो बहुत इजी आता है, ऑलवेज इजी आया है। बस एक बार डेंसिटी में थोड़ा सा, जिसको हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं था लेकिन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन वाइज, या वैसे बोल सकते हैं कि एक बार डेंसिटी के सवाल आया था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे एवरेज, अगर हम निकालेंगे सारे मतलब डिफिकल्टी का, सारी डिफिकल्टी का एवरेज अगर निकालेंगे तो ये इजीएस्ट चैप्टर्स है सॉलिड स्टेट। तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज। इसमें स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बोलो, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज द आयनिक क्रिस्टल ऑफ AgBr हैज शॉर्टकी डिफेक्ट। आपको पता है जब आपको पढ़ाया जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट तो वहां पे एनसीईआरटी में आपको इस पॉइंट पे फोकस दिया जाता है कि AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल उसने शॉर्टकी डिफेक्ट में एग्जांपल दिए हैं NaCl, KCl, CSCl एंड AgBr, और शॉर्ट में लिखा है, साइड में लिखा है इट मे बी नोटेड दैट AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो विच मतलब ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग शोज बोथ द डिफेक्ट्स, द आंसर इज AgBr। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन मुझे बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है द यूनिट सेल हैविंग क्रिस्टल पैरामीटर्स A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 120 डिग्रीज हेक्सागोनल। तो अगर आप लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े हैं, एनसीईआरटी पे एक टेबल दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के उस टेबल पे अगर हम आएंगे, ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में अगर हम एक्सियल डिस्टेंसेस या एज लेंथ्स को कंपेयर करें, A is equal to B is not equal to C, यहां पे भी लिखा है A is equal to B not equal to C, और वहां पे लिखा है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या गामा इक्वल टू 120 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो क्या ये हेक्सागोनल है? बिल्कुल ये हेक्सागोनल है। इन आयनिक कंपाउंड्स हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट द रेडियस रेशियो इज, यहां पे आप हाई के बदले आप लिखोगे लो, यहां पे प्रिंटिंग एरर था तो या तो यहां पे लो आएगा या तो यहां पे शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा। तो चलो सही, हम फ्रैंकल डिफेक्ट ही मानेंगे, लेकिन यहां पे आप हाई को मिटा के लो लिखोगे। अब आयनिक कंपाउंड्स हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट, तो जो ये R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव रेशियो है, इसको आप रेडियस रेशियो बोलते हो। तो अगर आप लोगों ने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा है तो वहां पे एनसीईआरटी में लिखा है या आपकी कॉपी पे भी लिखा होगा, इन फ्रैंकल डिफेक्ट द स्मॉलर आयन, ब्रैकेट में मैं लिखाता हूं यूजुअली कैटायन। एनसीईआरटी ने भी वही लिखा है कि यूजुअली कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल एट साइट एंड गोज टू इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। वो नॉर्मल जगह छोड़ के कहां चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पे। तो कैटायन जो इंटरस्टिशियल साइट पे गया, उस कैटायन का साइज होना चाहिए छोटा, क्योंकि आपको पता है इंटरस्टिशियल साइट होती है छोटी, वो नॉर्मल एटम जो नॉर्मल पैकिंग बनाएगा उससे छोटी बनता है, उससे छोटी होती है इंटरस्टिशियल साइट। तो इसका मतलब है कैटायन, तो वो कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे रहेगा जिसका साइज छोटा होगा। तो अगर हम देखेंगे R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, R पॉजिटिव जो है ये कम है, ये छोटा है, R नेगेटिव जो है ये बड़ा है, छोटा अपॉन बड़ा, रेशियो इज ऑलवेज छोटा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका रेडियस रेशियो होगा वो रेडियस रेशियो आपका लो होगा। अगर हम चौथा पॉइंट देखेंगे यहां पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन NaCl इज 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन NaCl इज 4। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पे आ जाएंगे। आप देखो सवाल की ब्यूटी क्या है, एक सवाल में एक सवाल में 4 टॉपिक जो है कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए भी थे तो 4 टॉपिक कवर हुए,
ये आपका एक टॉपिक कवर नहीं हुआ। यहां पे चौथा पॉइंट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिसको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पता है तो हमें बोला जाता है कि NaCl का स्ट्रक्चर जो है ये CCP स्ट्रक्चर है, जिसमें Cl नेगेटिव जो है Cl नेगेटिव बनाते हैं CCP, Cl नेगेटिव फॉर्म CCP, यानी कि CCP मतलब FCC, एंड जो मेरा Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव इज प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइस। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन, मेरा सवाल कोऑर्डिनेशन नंबर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो अगर हम देखेंगे वहां पे बोला जाता है 6:6। क्यों? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर Na का, Na है ऑक्टाहेड्रल होल पे, तो मैंने आपको बोला है ईच ऑक्टाहेड्रल होल इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, और स्फीयर यहां पे है Cl नेगेटिव, ये जो है ये Na पॉजिटिव वाइड पे है, तो ईच ऑक्टाहेड्रल वाइड दैट इज ईच Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स दैट इज 6 Cl नेगेटिव, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इज 6, एंड ईच स्फीयर जो Cl नेगेटिव है इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे Na पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है Na पॉजिटिव का भी 6 होता है, Cl नेगेटिव का भी 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो 6:6, मुझे Na का बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज, या ऊपर इनकरेक्ट बोल रहा है, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, शाबाश, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इन NaCl is 4. Moving on to this question number 2. Which ionic compound shows both Schottky as well as Frankel defect? अभी तो बात की, अभी वही लाइन फिर से आ गई, कौन है? AgBr is the compound that shows both Schottky as well as Frankel defect. Moving on to the third question. The vacant space in FCC is, तो FCC में वैकेंट स्पेस कितनी है? तो FCC में आपको पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला पता है, पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्मूला पता है। तो जब आप पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्मूला लगाते हो, आप लोगों ने पढ़ा है पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो होता है Z इफेक्टिव इंटू 4/3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी वो मल्टीप्लाई बाय 100, तो FCC का निकलता है 0.74, तो परसेंटेज में वो निकलता है 74%। ये है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, कितनी परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो कितनी परसेंटेज स्पेस अनऑक्यूपाइड है। तो अगर टोटल में से 100, टोटल परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100 अगर 74 ऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड कितना होगा? तो अनऑक्यूपाइड स्पेस, जिसको आप वाइड स्पेस भी बोलोगे, जिसको आप वैकेंट स्पेस भी बोलोगे, वो आएगा 100 - 74, वो आएगा 26%। सो द करेक्ट आंसर इज 26%। क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. If the edge length of the unit cell of a metal which forms BCC unit cell is 300 picometer, then the radius of the metal atom is. तो यहां पे not only, यहां पे मैंने लिखा है BCC, जरूरी नहीं है कि वो BCC पूछे, वो FCC पूछेगा, वो CCP पूछेगा, तो वो कोई भी पूछ सकता है। तो अगर आप लोगों को पूछेगा if the edge length of the unit cell of a metal which forms BCC, edge length का मतलब है A, आपका A गिवन है 300 पिकोमीटर, आपको रेडियस निकालनी है, R निकालना है। What is the relation between A and R in BCC? The relation between A and R in BCC is R is equal to √3/4A. R is equal to √3/4A. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना वैल्यू पुट करना है। √3 is 1.732 डिवाइडेड बाई 4। A का वैल्यू आपको गिवन है 300, तो 300 जो है आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो जितना आंसर आएगा वही पिकोमीटर होगा, 129.9 पिकोमीटर। तो कैलकुलेट थोड़ा सा खुद से भी करोगे, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाना है, तो इतना तो आप कम से कम खुद कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5. In the unit cell BCC lets the atoms are in contact with each other. कौन से एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं? इन BCC lets, BCC यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कौन से एटम्स इन कांटेक्ट में होते हैं? तो सिंपल याद रख लो, क्यूबिक अगर सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक में आप लोगों को पता है कॉर्नर एटम्स होते हैं इन कांटेक्ट, कॉर्नर एटम्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर FCC होगा, FCC में एटम्स अलोंग द फेस डायगोनल आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर BCC होगा, एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये आपकी कॉपी पे भी लिखा है, ये इजी है, ये हम पढ़ चुके हैं। एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और आपको लगेगा कि ये इजी सवाल है, लेकिन ये एग्जैक्टली पेज नंबर 11 पे NCERT में लिखा है, तो ऑब्वियस है NCERT के ही सवाल आते हैं, तो ये सवाल आ सकता है। मैंने पहले ही बोला इजी सवाल आते हैं। और हाँ, और एक बात मैं यहां पे ऐड करूंगा, इस लेक्चर के बाद, सॉलिड स्टेट के बाद आपको एक DPP मिलेगा,
वो डीपीपी डेफिनेटली सॉल्व करना, डेफिनेटली जो भी देख रहा है वो डेफिनेटली सॉल्व करोगे आप। वो भी एनसीईआरटी का भी है, वो भी एनसीईआरटी से निकाला गया है, उसमें भी एनसीईआरटी पेज नंबर आपको ब्रैकेट में मिलेगा। तो आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, लेक्चर देख के आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कहीं पे फंस जाओगे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप देखोगे, अगर आप लोगों ने यहां पे देखा होगा सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा सा कम किया, बिकॉज आई नो प्रीवियस ईयर सवाल देख के जो न्यूमेरिकल आता है वो उतने ज्यादा न्यूमेरिकल मुझे नहीं आते हैं। तो जब उतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इट इज बेटर कि हम ज्यादा फोकस थ्योरेटिकल सवालों पे ही करेंगे। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में 17 या 18 क्वेश्चंस थे, तो उनमें से हार्डली 5 से 8 तक जो थे वो न्यूमेरिकल थे, बाकी सारे थ्योरेटिकल सवाल थे। तो इसलिए हम थ्योरेटिकल सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए इस फिनिशिंग टेस्ट सीरीज में मुझे पता है जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो सभी लोगों ने अच्छे से किया होता है। जब आपकी प्रिपरेशन चलती है तो फिजिकल केमिस्ट्री बाय फिजिकल केमिस्ट्री आपके दिमाग में सीधे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं क्लास में भी बोलता हूं, न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो कौन सा कंपाउंड इनमें से या कौन सी सुफिशी डायमैग्नेटिक है। तो अगर आप देखोगे O2 आपको पहले ही बोला जाता है, O2 जो आपको है पहले ही बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। जब आप कोई केमिकल बॉन्डिंग में MO2 स्टार्ट ही करते हो तो पहले ही बोला जाता है। जो बाकी VBT एंड ऑल है वो O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ते हैं MOT। तो O2 पैरामैग्नेटिक है। तो अब ये Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, अगर आप देखोगे इनका एटॉमिक नंबर, इनमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अगर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी की ओर ले लूंगा। एनसीईआरटी ने लिखा है डायमैग्नेटिज्म, उसने लिखा है डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है। एंड उसने एग्जांपल में लिखा है वाटर, उसने लिखा है NaCl, उसने लिखा है C6H6। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर? द आंसर simply is NaCl. The answer simply is NaCl. Moving on to the next one. Percentage of tetrahedral voids occupied by Zn2 positive ions will be. तो मुझे बोलो ZnS जो है जिंक सल्फाइड जो है, जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के टाइम तो स्ट्रक्चर में 2 सवाल आ गए, एक NaCl आ गया, एक ZnS आ गया, आगे NaCl पे एक न्यूमेरिकल भी आएगी। तो स्ट्रक्चर में ZnS एंड NaCl, नॉट ओनली दीज टू आर इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट तीसरा है CSCl। उसके बाद फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट NaCl एंड CSCl है। अब मुझे एक बात बोलो, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Zn2 पॉजिटिव इन ZnS। अगर आप लोगों ने ZnS पढ़ा होगा, इसका भी स्ट्रक्चर जो है CCP होता है, जिसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा है S2 नेगेटिव जो है, S2 नेगेटिव आयंस फॉर्म CCP, S2 नेगेटिव आयंस फॉर्म CCP एंड Zn2 पॉजिटिव आयन जो है दे ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यह आपको बोला जाता है दे ऑक्यूपाई 50% tetrahedral voids. So the percentage of tetrahedral voids occupied by Zn2 positive in ZnS is 50%. तो इसके बाद हाँ देखो, मैंने ओनली ये सवाल बनाया, अब इस पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो पे सवाल तो नहीं बना सकता हूं क्योंकि टाइम कम है। तो ZnS का सारा स्ट्रक्चर आप खुद से घर में देखोगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सेस ऑफ लिथियम मेटल मेक्स LiCl क्रिस्टल्स। तो अगर आप लोगों ने F सेंटर पढ़ा है, F सेंटर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पढ़ा है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल साइट, यहां इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल साइट नहीं, जब एक एनायन अपनी नॉर्मल साइट जो है छोड़ता है और उस एनायन की जगह जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस सेंटर को हम बोलते हैं F सेंटर, क्योंकि वो एक क्रिस्टल में कलर इंपार्ट करता है। तो जब वो एक सिस्टम में कलर इंपार्ट करता है तो उसमें एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखी है NaCl, LiCl एंड KCl। एनसीईआरटी ने लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर्स, जो NaCl है वो होता है येलो कलर टू द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, NaCl होता है येलो। एंड उसके बाद जो है सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल्स पिंक एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स KCl वायलेट और लाइलैक। तो पिंक, लाइलैक, ब्लू, वायलेट सब कुछ यहां पे मतलब यहां पे ऑप्शन में है।
तो आपको पता है LICL पूछ रहा है, सो द आंसर इज पिंक। बिल्कुल NCERT जो है पेज नंबर 26 आपको मिलेगा NCERT पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। आप देखो कितना कितना जोर यहां पे थ्योरेटिकल सवालों पे लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिज्म अगर आपने पढ़ा है NCERT पे लिख के है, फेरी मैग्नेटिज्म जो है शाबाश इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सबस्टेंसेस आर अलाइन्ड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल जो होगा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल जो होगा वो होगा इन अनइक्वल नंबर्स। तो एज ए रिजल्ट शाबाश, एज ए रिजल्ट मुझे ओनली एग्जांपल पूछ रहा है, तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ा होगा। तो एज शाबाश यहां पे एग्जांपल है मैग्नेटाइट्स एंड फेराइट्स। मैग्नेटाइट में Fe3O4, फेराइट्स में MgFe2O4 एंड ZnFe2O4। तो मेरे पास ऑप्शन में Fe3O4 है, सो द करेक्ट आंसर इज Fe3O4। Lithium crystallizes as body-centered cubic unit cell. Body-centered BCC, lithium crystallizes as BCC. वो BCC भी लिख सकता है, FCC भी लिख सकता है, यहाँ पे BCC लिखा है। If the length of the side of the unit cell is, length of the side means edge length, and edge length is represented by A, and A जो given है वो given है 350 picometer. Then the minimum distance between two lithium atoms is, minimum distance means nearest distance, and minimum distance between two atoms मैंने already बोला है, ये हम हमेशा यूज करेंगे 2R, हमेशा यूज करेंगे 2R। या आप लोगों ने BCC में डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ी है, तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ी है DCC में मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट इज √3/2A, या आप लोग याद रख लोगे 2R, 2 into R का वैल्यू BCC में होता है √3/4R, तो √3/4A, तो 2 1s 2 2s वो वापस आ जाएगा √3/2A। तो मिनिमम डिस्टेंस 2R। अगर FCC में बोला जाएगा सो इट इज D इज इक्वल टू 2, R के बदले आप लिखोगे √2/4A, तो 2 1s are 2 2s are, ये आपको निकलेगा √2/2A। तो अगर आप देखोगे मिनिमम डिस्टेंस इन शाबाश, मिनिमम डिस्टेंस इन शाबाश इसमें सिंपल क्यूब में, तो सिंपल क्यूब में 2R के बदले हम लिखेंगे A/2, 2 and 2 कैंसल, तो मिनिमम डिस्टेंस इज A। लेकिन अभी BCC पूछ रहा है तो इट इज √3/2। A का वैल्यू मुझे गिवन है 350, 2 1s are 2 175s are, so the answer simply is 175 √3, so the answer will be 175 √3. Moving on to the next one, a given metal crystallizes out with a cubic structure having an edge length of इतना। edge length again A का वैल्यू मुझे again given है कितना, 360 पिकोमीटर, 360 पिकोमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, if there is only one atom per unit cell, one atom per unit cell का मतलब है Z इफेक्टिव का वैल्यू given है 1। Z इफेक्टिव का वैल्यू 1 किस में होता है, सिंपल क्यूब में। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है कि ये सेल जो है ये क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। वो ये भी लिख सकता है देयर आर 2 मेटल एटम्स पर यूनिट सेल। 2 किस में होते हैं, BCC में, तो उसका मतलब है कि ये BCC है। वो ये भी बोल सकता है कि देयर आर 4 मेटल एटम्स पर यूनिट सेल। 4 किस में होता है, FCC में है, मतलब ये FCC है। यहां पे 1 लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये BCC है, सॉरी ये 1 लिख रहा है तो इसका मतलब है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम, तो R का वैल्यू मैंने अभी बोला सिंपल क्यूब में क्या होता है, R इज इक्वल टू A/2। द आंसर विल बी सीधे 360 डिवाइडेड बाय 2, एंड 360/2 इज 180। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12, द एज लेंथ ऑफ रॉक साल्ट टाइप यूनिट सेल इज 700 पिकोमीटर। द एज लेंथ ऑफ रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो A का वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 700 पिकोमीटर। और मुझे बोलो शबा, इफ द रेडियस ऑफ द एनायन इज इतना, R पॉजिटिव मुझे गिवन है 230, एंड मुझे R नहीं, रेडियस ऑफ द एनायन, तो R नेगेटिव मुझे गिवन है 230, मुझे R पॉजिटिव बोला गया है। रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर का मतलब है NaCl स्ट्रक्चर। और मैं क्लास में बार बार बोलता था जब NaCl में कैटायन की रेडियस या एनायन की रेडियस गिवन होगी, दोनों में से किसी एक की रेडियस गिवन होगी, दूसरे की निकालनी होगी, हम पहले देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव, वो होता है A/2। लेकिन किस में, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर में। अब मुझे एक बात बोलो, R पॉजिटिव मुझे निकालना है, R नेगेटिव का वैल्यू गिवन है 230, A का वैल्यू मुझे गिवन है 700 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 350s are, तो मुझे बोलो R पॉजिटिव निकलेगा 350 माइनस 230, तो ये जाएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा 1। द आंसर विल बी 120 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13,
फ्रैंकल डिफेक्ट पे दूसरा सवाल भी आया, डिफेक्ट्स पे सवाल तो आएगा कंफर्म, डिफेक्ट्स पे सवाल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे सवाल आ सकता है इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर डिफेक्ट्स पे सवाल नहीं आया था, तो डिफेक्ट पे सवाल आ सकता है। अब मुझे एक बात बोलो, फ्रैंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन? फ्रैंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन? फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट तब होता है, अभी स्टार्ट में ही मैंने बोला, व्हेन एन आयन, यूजुअली कैटायन, लीव्स इट्स नॉर्मल लैट साइट एंड गोज इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। तो व्हेन आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, तो तब जाके क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या होता है? डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग देखोगे खुद से, आपको पता है डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड, और आप लोगों को पता है बाकी चीजें जो है, जो आपने फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉइंट वाइज पढ़े हैं, तो पूरे फ्रैंकल डिफेक्ट को आप घर पे रिवाइज करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स? तो आप लोगों, हम लोगों के सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और पढ़ते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम पढ़ते हैं दो, एक हम पढ़ते हैं जो नॉन आयनिक क्रिस्टल्स दिखाते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं जो आयनिक क्रिस्टल्स दिखाते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स दिखाते हैं फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स दिखाते हैं वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो आएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मुझे बोलो, मेटल एक्सेस तो आएगा, शॉर्टकी आता है किसमें? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में। फ्रैंकल आता है किसमें? स्टाइक्योमेट्रिक। बोथ 1 and 3, 1 and 3 तो नहीं है, ओनली 1 है, सो द करेक्ट आंसर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजन टाइप। एज यू नो, इस साल आए थे, असर्शन रीजन तो नहीं आए थे, लेकिन इस साल स्टेटमेंट बेसिस, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आया था, तो क्या पता इस साल असर्शन रीजन भी पूछे। तो असर्शन रीजन के कुछ सवाल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आप देखोगे मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स, तो ये हम 8th में पढ़ते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों होते हैं? रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये लक्ष्य में जब हम छोटे थे उस टाइम पढ़ते थे, तो अब यहां पे लिखा है electrical conductivity of metals is due to Schottky defect. No, it is not due to Schottky defect. It is due to the presence of. So assertion is true and reason जो है it is false. मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोबाल्ट इज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ज्यादा सवाल, डिफेक्ट्स पे ज्यादा सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाकी जो आप लोगों ने देखा है वो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोबाल्ट इज, कोबाल्ट का मैग्नेटिक नेचर क्या है? अब मुझे बोलो, फेरोमैग्नेटिज्म सवाल है, फेरोमैग्नेटिज्म एनसीईआरटी ने लिखा है, इसकी एग्जांपल्स, ऑल द डोमेन्स आर पैरेलल, ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, तो इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप लोग पढ़ते हो, इट इज अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे भी, शाबाश, ये लिखा है यहां पे, शाबाश, मैं दिखाऊंगा आपको, शाबाश, ऑल द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द सेम, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड अ स्ट्रांग मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस ऑर्डरिंग डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड एंड हेंस द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज, या हेंस द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। ये आप देखोगे। अब मुझे यहां पे बोलो फेरोमैग्नेटिज्म की एग्जांपल, मुझे बोलो कोबाल्ट, कोबाल्ट वहां पे लिखा है, आयरन भी, कोबाल्ट भी, निकल भी, गैडोलिनियम भी, CrO2 भी, तो कोबाल्ट क्या है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। 17, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट amorphous solids is R. एमॉर्फस सॉलिड्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, एनसीईआरटी का सीधे टेबल यहां पे आप लोगों को मिलेगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज, एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जो है, सबसे पहले बोला गया है शेप। तो अगर आप शेप देखोगे, इनकी डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनकी इरेगुलर शेप होती है, तो एमॉर्फस की इरेगुलर, ये करेक्ट है। दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपी लिखा है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है कौन? क्रिस्टलाइन। ये होता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक है जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज देखते हो अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर उसका वैल्यू सेम आएगा तो आइसोट्रोपिक, अगर उसका वैल्यू सेम नहीं आएगा तो एनाइसोट्रोपिक। आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है आर एनाइसोट्रोपिक, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, तो एमॉर्फस आर आइसोट्रोपिक इसने लिखा है, एनाइसोट्रोपिक तो ये गलत है, दूसरा तो गलत है। दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ये लिखा है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन किन का डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री, उनका शेप, उनका ऑर्डर जो होता है वो रेगुलर होता है। तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 2 and 3।
इन HCP विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फीयर्स इज करेक्ट। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा पैकिंग एफिशिएंसी को थोड़ा पैकिंग क्लोज पैकिंग को थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा। तो क्लोज पैकिंग में सबसे पहले वन डायमेंशनल में सीधे आता है वन डायमेंशनल पैकिंग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। फिर आता है टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल में दो आते हैं, एक आता है स्क्वायर, दूसरा आता है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसका अरेंजमेंट होता है ए अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट होता है ए बी अरेंजमेंट। अब उसके बाद आता है थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल में आता है पहले यूजिंग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर आता है यूजिंग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी दो आते हैं, एक आता है ए जो बनाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा आता है ए बी जो बनाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यूजिंग 2D इसमें आपको सबसे पहले आता है शाबाश प्लेसिंग फर्स्ट लेयर और सेकंड, और दूसरा आता है प्लेसिंग सेकंड लेयर और थर्ड, या थर्ड लेयर और सेकंड। तो प्लेसिंग फर्स्ट और सेकंड में बनते हैं दो वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। प्लेसिंग थर्ड लेयर और सेकंड में आपको फिर से दो आता है, एक आता है कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड, दूसरा आता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड जो है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड से जो अरेंजमेंट बनता है वो बनता है ए बी अरेंजमेंट। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड से जो अरेंजमेंट बनता है वो बनता है ए बी सी अरेंजमेंट। इसको हम बोलते हैं CCP या HCP, इसको हम बोलते हैं HCP। तो मुझे बोलो शाबाश, CCP या FCC, उसको हम बोलते हैं HCP। तो मुझे बोल रहा है HCP में कौन सा अरेंजमेंट है? तो HCP में जो अरेंजमेंट है दैट इज ए बी टाइप। चाहे ये टू डायमेंशनल हो तब भी ए बी टाइप, चाहे ये थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू डायमेंशनल में होता है 6। तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। अब इसके बाद क्या है, ग्रेफाइट बिलोंग्स टू द क्रिस्टल सिस्टम। तो ग्रेफाइट क्रिस्टल किस क्रिस्टल सिस्टम का ग्रेफाइट है? तो एग्जांपल्स में ग्रेफाइट यहां पे है, तो ग्रेफाइट जो है ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एग्जांपल है, जिसमें A = B इज नॉट इक्वल टू C, A = B इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सारा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूबिक है और हेक्सागोनल है, क्योंकि आगे हम क्यूबिक एंड हेक्सागोनल पैकिंग ही पढ़ते हैं। तो ये देखना, ये था क्वेश्चन नंबर 19। Total number of possible three-dimensional Bravais lattices is, total number of possible three-dimensional तो यहीं पे मुझे बोलो पॉसिबल वेरिएशंस लिखा है, जिसको आप ब्रेविस लैटिसेस भी बोलते हो। टोटल ब्रेविस लैटिसेस होते हैं 14। देखो प्रिमिटिव 1 2 3 क्यूबिक के, तो यहां पे याद रखना क्यूबिक के वेरिएशंस है 3। ये है क्यूबिक, यहां पे मैं लिखूंगा वेरिएशंस, यहां पे मैं लिखूंगा वेरिएशंस, यहां पे मैं लिखूंगा क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक के 3 है, शाबाश। दूसरा है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के 2 है। उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के 4 है। उसके बाद है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का 1 है। उसके बाद है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइक्लिनिक, उसके शाबाश उसका भी 1 है। उसके बाद है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के 2 है। उसके बाद है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का 1 है। वैसा शाबाश सबसे ज्यादा किसके हैं? ऑर्थोरोम्बिक के, फॉलोड बाय क्यूबिक। और याद रखोगे सबसे पहले प्रिमिटिव तो हर एक केस में है, प्रिमिटिव तो हर एक केस में है। और दूसरा शाबाश ये आप याद रखना, प्रिमिटिव एंड दूसरा एंड सेंटर्ड, इन दोनों को पहले ही अलग कर लो। इसमें प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, इसमें प्रिमिटिव, तो बाकी में पहले प्रिमिटिव, फिर फेस सेंटर, फिर एंड सेंटर। इसमें प्रिमिटिव एंड फेस ओनली, सॉरी प्रिमिटिव एंड बॉडी ओनली, बॉडी एंड एंड सेंटर्ड। इसमें प्रिमिटिव एंड बॉडी ओनली, इसमें प्रिमिटिव बॉडी फेस एंड प्रिमिटिव बॉडी एंड यहां पे मैं लिखूंगा फेस, उसके बाद एंड। इसमें प्रिमिटिव बॉडी फेस एंड एंड सेंटर। इसमें एक तो प्रिमिटिव ओनली, इसमें एक तो प्रिमिटिव ओनली। तो अब मुझे बोलो हेक्सागोनल में पॉसिबल वेरिएशंस कितनी है? 1। तो ये कहता है टोटल नंबर ऑफ मतलब पॉसिबल थ्री डायमेंशनल ब्रेविस लैटिसेस, तो टोटल जो है वो 14 है। 3 + 2 = 5 + 4 = 9 10 11 + 2 = 13 + 1 = 14। ये है पॉसिबल वेरिएशंस, जिसको आप ब्रेविस लैटिसेस बोलोगे, वो 14 है। उन 14 में क्यूबिक के 3 है, और क्यूबिक के 3 है, टेट्रागोनल के कितने हैं? 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4, हेक्सागोनल का 1, रोम्बोहेड्रल का 1, मोनोक्लिनिक के 2, ट्राइक्लिनिक के 2। और इसके बाद आप एक्स्ट्रा एक चीज याद रखोगे, टोटल में से
प्रिमिटिव है 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्रिमिटिव है 7। बॉडी सेंटर जो है, बॉडी सेंटर है 3, 1 2 एंड 3। फेस सेंटर जो है वो है 2, एंड सेंटर जो है वो है 2। ये भी 14 आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर सवाल आया था 2021 में कि मुझे बोलो बॉडी सेंटर्ड टोटल पॉसिबल वेरिएशंस में कितनी है, तो बॉडी सेंटर्ड है 3। अब यहां पे ब्रेविस लैटिसिस है तो 14। When NaCl is doped with, NCERT का सवाल है, when NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole% SrCl2, the number of cationic vacancies is। जब NaCl को हम डोप करेंगे किससे, 10 to the power minus 3 mole%, तो ये NaCl है। सपोज NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सपोज ऐसे ही मैं लिखूंगा Na पॉजिटिव, यहां पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बिल्कुल यहां पे मैं लिखूंगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहां पे मैं लास्ट लेयर बनाऊंगा। सपोज ये मैंने कोई एक लेयर बनाया, मतलब कोई 2 3 4 लेयर्स का कुछ हिस्सा बनाया, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब मैं SrCl2, इसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, तो SrCl2 में Sr का चार्ज है +2, तो ये कैटायन की जगह लेगा, तो इसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो एक SrCl2 जो है ये यहां पे आएगा, Na की जगह आएगा Sr2 पॉजिटिव। लेकिन इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क पड़ा, इससे एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हुई। लेकिन हर एक डिफेक्ट में, चाहे स्टाइकियोमेट्रिक हो या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो, हर एक डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है, एक और Na पॉजिटिव अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, तो उस जगह जो है वैकेंसी रहती है। तो एक SrCl2 जो है, एक SrCl2 जो है वो आया, उसने एक Na पॉजिटिव की जगह ली, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरा Na पॉजिटिव जो है उसको भी बाहर जाना पड़ता है। एज ए रिजल्ट वैकेंसी एक क्रिएट हो गई। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा इंप्योरिटी डिफेक्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक डिपार्टमेंट है, सपोज फिजिक्स डिपार्टमेंट है। अब फिजिक्स डिपार्टमेंट का कोई अच्छा टीचर मुझे बाहर मिला, तो जो मुझे 2 लोगों का पैकेज मांग रहा है, सपोज अगर मैं एक को 10 दे रहा हूं, दूसरे को 10 दे रहा हूं, बाहर एक टीचर है जो मुझे 20 मांग रहा है, लेकिन मुझे उसको लाना ही लाना है। अब वो 20 वाला जब आएगा वो 2 लोगों को रिप्लेस करेगा, लेकिन पढ़ाएगा तो वो एक का, क्योंकि क्लास तो वो एक टीचर के ले सकते हैं, क्योंकि टाइम उतना ही है दिन का, तो वो एक टीचर का क्लास लेगा, तो दूसरा टीचर जो बचा उसकी स्पेस रहेगी वैकेंट। तो इसका मतलब क्या है, एक टीचर ने एक की जगह ली, लेकिन एक की जगह जो दूसरा बाहर निकला उसकी जगह क्या रही, खाली। तो बराबर Sr2 पॉजिटिव जो है ये 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस करता है, लेकिन जगह ये एक ही की पकड़ पाता है, एक Na पॉजिटिव की जगह रहती है खाली। तो एक SrCl2 जो है उससे एक वैकेंसी क्रिएट होती है। अगर यहां पे GaCl3 लिखा होता तो GaCl3 का आप देखोगे घर में, GaCl3 में Ga का +3 चार्ज है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक Ga जो है वो एक Na की जगह लेगा, लेकिन 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो 2 और Na को भगाएगा। जब वो 2 और Na को भगाएगा तो एक GaCl3 से 2 कैटायनिक वैकेंसी जो है क्रिएट होंगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक SrCl2 से एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। अब मुझे बोलो मैंने कितना SrCl2 डाला, मैंने SrCl2 डाला 10 to the power -3 mole%। तो अगर मैंने 10 to the power -3 mole% SrCl2 डाला तो डाला कितना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SrCl2 जो मैंने डाला वो है 10 to the power -3 mole%, का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा। इसका मतलब है आपने असल में 10 to the power -5 मोल SrCl2 ऐड किया है। एक SrCl2 से बनती है एक कैटायनिक वैकेंसी, 10 to the power -4। तो जो नंबर ऑफ SrCl2 जो आपको मिलेगा, जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ SrCl2 मिलेगा, वो आपको मिलेगा नंबर 10 to the power -5 मल्टीप्लाइड बाय Na, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इनडायरेक्टली आपने 10 to the power -5 Na SrCl2 डाला। एक SrCl2 से बनती है एक कैटायनिक वैकेंसी, आपने कितना डाला, 10 to the power -3 mole%, यानी कि कितने मोल, 10 to the power -5 मोल, यानी कि कितने SrCl2 टोटल में, 10 to the power -5 Na SrCl2। अगर
अगर 1 से 1 वैकेंसी क्रिएट हुई, 2 से 2, 3 से 3, 10 से 10, 15 से 15, 10 टू द पावर -5 Na से, तो अगर एक SrCl2 से एक कैटाइनिक वैकेंसी क्रिएट होती है तो देयरफॉर 10 टू द पावर -5 Na SrCl2 से कितनी कैटाइनिक वैकेंसी क्रिएट होंगी? 10 टू द पावर -5 Na कैटाइनिक वैकेंसीज। तो अब सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये Na एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू है, तो यह आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18। तो नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसीज जो है वो आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर -18, 6.022 इंटू 10 टू द पावर -18। शाबाश। इसके बाद अगर हम देखेंगे, शाबाश, इसके बाद अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट सवाल और एक क्वेश्चन नंबर क्या था? ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है स्टेटमेंट क्या है? O2, Cu2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज्ड बाय सेम डायरेक्शन का मतलब है ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किन की होती है? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस की प्रॉपर्टी होती है। देखो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो तो लिखा है दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, ये लिखा है। अब एग्जांपल में इसने ये 3 दिए हैं, तो देखो एनसीईआरटी ने बराबर O2 लिखा है, Cu2 पॉजिटिव लिखा है, Fe3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव भी लिखा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आपको अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई मिला तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। आप वैसे भी देखोगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी खोली है डायरेक्टली, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है, ये पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, NaCl एंड वाटर, अभी मैंने बोला कुछ टाइम के पहले ये डायमैग्नेटिक है, आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक की होती है। देखो आप बोलोगे सर ये क्या एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या आप ऐसे ही बोल रहे हैं? बराबर 100% एनसीईआरटी ने लिखा है। देखो क्या लिखा है, दे आर डायमैग्नेटिज्म में पॉइंट लिखा है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल यही लिखा है। और एग्जांपल वाटर, NaCl एंड बेंजीन है, यहां पे NaCl एंड वाटर, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 4 ग्राम्स ऑफ X, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है, मैं बार बार बोलता था नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को कंपेयर करता था क्लास में नंबर ऑफ रूम्स के साथ, तो इसके कुछ फॉर्मूला है। एक है शाबाश टोटल वॉल्यूम, या मैं ऐसे लिखूंगा टोटल वॉल्यूम divided by total volume divided by volume of a unit cell, volume of a unit cell, जिसको आप हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट है तो जिसको हम A क्यूब लिखते हैं। तो दूसरी फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स divided by number of atoms in a unit cell, divided by number of atoms in a unit cell, that is total number of atoms is number of moles multiplied by Avogadro's number, divided by number of atoms in a unit cell is Z effective। एंड तीसरी है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन ए यूनिट सेल, तो चौथा है टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए यूनिट सेल। तो ये सारी फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, मैंने बोला था ज्यादातर इन 2 चीजों पे फोकस करेंगे। अब टोटल मुझे बोलो क्या वॉल्यूम या एज लेंथ, अगर एज लेंथ गिवन होती वॉल्यूम निकलता, ना ही एज लेंथ गिवन है ना ही वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम हमें मास बाय डेंसिटी से भी निकलता है, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आता है मास बाय डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम हम मास बाय डेंसिटी, मास तो गिवन है, डेंसिटी गिवन नहीं है, तो ये वॉल्यूम कसा मुझे गिवन है ही नहीं। अब टोटल एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मास गिवन है, मास बाय मोलर मास, मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, इनटू Na का वैल्यू तो पता है, डिवाइडेड बाय Z इफेक्टिव जो है, Na डिवाइडेड बाय Z इफेक्टिव मैंने साइड में लिखा। अब इसने लिखा है विच क्रिस्टलाइजेज इन BCC पैटर्न, BCC पैटर्न में Z इफेक्टिव कितना होता है 2, ये तो गिवन है। अब मास गिवन है 4, शाबाश, मोलर मास गिवन है 40 इंटू Na डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 1 जार 10 जार, तो Na डिवाइडेड बाय 20, सीधे आंसर है Na डिवाइडेड बाय 20। सो द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स विल बी Na डिवाइडेड बाय 20।
लोकेशन ऑफ एन ओक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी, तो याद रखना टेट्राहेड्रल वाइड की लोकेशन एंड ओक्टाहेड्रल वाइड की लोकेशन इन एफसीसी लिखा है। शाबाश। टेट्राहेड्रल वाइड जो होते हैं मैं लिखूंगा 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एट ईच बॉडी डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एट ईच बॉडी डायगोनल। अगर हम लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स देखेंगे, अगर हम लोकेशन ऑफ ओक्टाहेड्रल वाइड्स देखेंगे तो मैं लिखूंगा लोकेशन एट एवरी एज सेंटर, एट एवरी एज सेंटर, एट एवरी एज सेंटर +1 एट बॉडी सेंटर, +1 एक ओक्टाहेड्रल होल बनता है एट बॉडी सेंटर, बाकी हर एक एज सेंटर पे बनता है। तो अब मुझे बोलो लोकेशन ऑफ ओक्टाहेड्रल होल्स, कॉर्नर्स नहीं, एज सेंटर्स हाँ, बॉडी सेंटर हाँ। सो द आंसर विल बी बोथ 2 and 3। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन द फॉलोइंग आर, अगर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा है तो एक एमॉर्फस क्रिस्टलाइन पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें आप पढ़ते हो मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट। मुझे मॉलिक्यूलर बोल रहा है तो वो मॉलिक्यूलर जरूरी नहीं है, वो आयनिक पूछ सकता है, मेटालिक पूछ सकता है, कोवलेंट पूछ सकता है। अब मुझे बोलो, और हाँ क्या क्या पूछेगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी पूछ सकता है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्डिंग कौन सी है, उसमें एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, उसमें फिजिकल स्टेट भी पूछ सकता है कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसमें ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है, ये इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है, बिल्कुल एनसीईआरटी ने लिखा है। अब मुझे एग्जांपल मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ये है जिसमें पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, आर्गन ये भी है, CCl4 भी है, H2 I2 CO2 HCl SO2 वाटर यानी कि आइस। अब मुझे बोल रहा है आर्गन ये भी है, आइस ये भी है, H2 ये भी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ these. Assertion: the number of tetrahedral whites is double the number of octahedral whites. Yes, अगर आप लोगों ने पढ़ा है FCC या कहीं पे भी अगर आप देखोगे जनरली FCC HCP में बनते हैं tetrahedral whites, octahedral whites। आप हमें बोला जाता है अगर नंबर ऑफ एटम्स है n, अगर नंबर ऑफ एटम्स है n, नंबर ऑफ tetrahedral whites होता है 2n और नंबर ऑफ octahedral whites होता है n, तो tetrahedral whites जो होते हैं वो ट्वाइस होते हैं than octahedral whites। तो ये बिल्कुल सही है, is double the number of octahedral whites. The size of the tetrahedral white is half the size of the octahedral white. Not true. अगर हम जनरल देखेंगे लिमिटिंग साइज जो होता है, अगर हम देखेंगे टेट्राहेड्रल वाइड का साइज जो होता है वो होता है 0. शाबाश। टेट्राहेड्रल वाइड का साइज यहां पे, और एक सवाल जो है वो ये है, टेट्राहेड्रल वाइड का साइज जो होता है वो होता है 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन, और ऑक्टाहेड्रल वाइड का साइज होता है 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन। तो अब मुझे बोलो क्या ये 2 टाइम्स, क्या ऑक्टाहेड्रल 2 टाइम्स है? नहीं, ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स, ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 is not. Assertion is true but reason is false. उसके बाद जो है जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखो, अगर एनसीईआरटी आप खोलोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि जब मेटल ज्यादा होगा, कैटायंस ज्यादा होंगे देन एनायंस, वो कब पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है या तो एक आयन स्पेस अपनी जगह छोड़ के बाहर जाएगा, सपोज पहले कैटायन 10 एनायन, पहले लड़के 10 लड़कियां 10, कोई एक शाबाश लड़की अपनी स्पेस छोड़ के बाहर चली गई, तो अब नंबर ऑफ बॉयज जो है, लड़के जो है ज्यादा है, कैटायन जो है वो ज्यादा है क्योंकि एक एनायन बाहर गया है। अब दूसरा यह भी है कि बाहर से कोई कैटायन आएगा, बाहर से कोई लड़का आएगा जो कहां बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइड पे बैठेगा, तो जिसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखी है जिंक ऑक्साइड की। तो जिंक ऑक्साइड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स, उसमें इसने एग्जांपल दी है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड होता है व्हाइट, ऑन हीटिंग ये बनता है येलो, जब ये क्या लूज करता है, ऑक्सीजन, इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर एंड हीटिंग, शाबाश, इट लूजेस ऑक्सीजन एंड turns yellow. तो zinc oxide is white in color at room temperature. On heating it turns into yellow. And reason क्या है वो भी लिखा है यहीं पे, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 28. For a tetrahedral void, for a tetrahedral coordination number, radius ratio is, तो radius ratio rules आप लोगों ने पढ़े होंगे, 0 to 0.155, फिर आएगा 0.155 to 0.222225, फिर आएगा 0.225 to 0.414, फिर आएगा 0.414 to 0.732, फिर आएगा 0.732 to 1, फिर आ जाएगा 1। आप लोगों ने पढ़ा है यहां पे लीनियर वाइड होता है, यहां पे होता है ट्राइगोनल वाइड या ट्राइगोनल प्लेनर, जो भी, यहां पे टेट्राहेड्रल, यहां पे ओक्टाहेड्रल, यहां पे वाइड जो बनता है वो बीसीसी बनता है, शाबाश, या क्यूबिक वाइड आप उसको बोलते हो। यहां पे स्ट्रक्चर जो होता है वो सीसीपी होता है या एचसीपी होता है। उसके बाद
बाद कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑल पढ़ते हो, मुझे टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो बोलो वो कितना होता है 0.225 टू 0.414। रेडियस रेशियो पे ये भी सवाल आएगा, आर पॉजिटिव गिवन होगा, आर नेगेटिव गिवन होगा, आपको बोला जाएगा टाइप ऑफ वाइड बोलो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका क्या होता है, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 6, इसका होता है 8, इसका होता है 12। तो अगर मैं बोलूंगा आर ये है, सपोज मैं बोलूंगा 80 और ये जो है सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं बोलूंगा 200, मुझे बोलो शाबाश 200 नहीं, ये मैं मानूंगा फॉर एग्जांपल 240। तो मुझे बोलो टाइप ऑफ वाइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव शॉर्ट में रेडियस रेशियो निकालूंगा, तो ये 0 0 8 1 8 3 1/3 इज 0.33। तो 0.33 कहां लाई करेगा, 0.33 लाई करेगा 0.225 एंड 0.414 में। तो वाइड होगा टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। स्टेटमेंट सवाल, फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। हाँ, फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो है वो वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है, जनरली स्मॉल आयन लीव्स इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो वहां पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि जहां पे ये ओरिजिनली था, जहां से ये निकला, वहां पे क्रिएट हो गई वैकेंसी, सो इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन जहां पे ये जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे, तो वहां पे ये क्रिएट करता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। So it is a combination of both vacancy and interstitial defects, but in ionic compounds। यानी कि जहां पे ये होता है वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है, जहां पे ये जाता है वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट होता है। सो इट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ये सही है। फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू कलर इन आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। नहीं, एफ सेंटर का रीजन जो है, एफ सेंटर बनता है इन किस डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। हाँ, एफ सेंटर की वजह से कलर तो आया, लेकिन एफ सेंटर फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से नहीं बनता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Select the incorrect statement among the following। शाबाश, number of octahedral voids per SCP unit cell is। तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर number of atoms होगा n, number of octahedral voids भी होता है n। SCP unit cell में Z effective number of atoms per unit cell होता है 6, तो number of octahedral voids भी कितना होगा 6। ये स्टेटमेंट सही है। Number of possible variations in hexagonal crystal system में अभी बोल रहा था यहां पे number of possible variations in hexagonal crystal system, number of possible variations in hexagonal crystal system। अभी हमने एक टेबल पढ़ा जहां पे मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस आपको पढ़ाया। शाबाश, किस में कितने पॉसिबल वेरिएशंस है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस जो है ये वाला। तो मैंने आपको बोला यहां पे हर एक में, क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑक्टाहेड्रल में 4, हेक्सागोनल में 1। तो मुझे बोलो अब सवाल क्या है, सवाल मुझे बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस इन हेक्सागोनल क्लोज सिस्टम इज 3। इन हेक्सागोनल क्लोज सिस्टम पॉसिबल वेरिएशन है ओनली प्रिमिटिव, सो इट इज ओनली 1, इट इज नॉट 3। ये गलत है। इन एफसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच एज इज 1। नहीं, एफसीसी में ये भी पढ़ा हमने, लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इज देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट ईच बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/2, एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/2 फ्रॉम द नियरेस्ट कॉर्नर। तो आप लोगों ने पढ़ा है हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, एज वेज पे नहीं होता है, बॉडी सेंटर पे नहीं होता है। ये कह रहा है कि ये ईच एज पे एक एक है, तो नहीं, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म्स ए पैटर्न, ये सही है। पैटर्न पे भी मैंने, क्लोज पैकिंग भी मैंने आप लोगों को बोला, जब मैंने क्लोज पैकिंग आप लोगों को इन डिटेल यहां पे बोला, क्लोज पैकिंग जो है शाबाश ए सिंपल क्यूबिक बनाता है, ए टाइप ऑफ पैकिंग। तो बिल्कुल सिंपल क्यूबिक जो है ये बनाता है ए टाइप ऑफ पैकिंग। तो ये सिंपल क्यूबिक वाला जो है ये भी शाबाश, ये भी सिंपल क्यूबिक वाला जो है शाबाश फॉर्म्स ए टाइप ऑफ पैकिंग, ये सही है। सो करेक्ट, इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट है बोथ बी एंड सी, इनकरेक्ट है बोथ बी एंड सी। असर्शन, बीसीसी एंड एचसीपी हैव सेम पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी एंड एचसीपी हैव नहीं, बीसीसी में 68% होता है, एचसीपी में 74% होता है। स्टेटमेंट 1 असर्शन इज गलत। शाबाश, अब कॉमन सेंस है, वो ऑप्शन है ही नहीं, असर्शन गलत, रीजन 2, असर्शन गलत, रीजन गलत, एक ही ऑप्शन, रीजन गलत ही होगा। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नहीं, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है 2, एचसीपी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है 6। तो इसका मतलब क्या है, शाबाश, दोनों स्टेटमेंट गलत है।
लिथियम, लास्ट सवाल जो है शाबाश, सॉलिड स्टेट का लास्ट सवाल जो है दैट इज लिथियम। लिथियम जो है, लिथियम क्रिस्टलाइजेस इन, शाबाश, लिथियम मेटल हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी गिवन है एंड मोलर मास गिवन है, कैलकुलेट द एज लेंथ। तो डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी की फॉर्मूला है Z इफेक्टिव इंटू M डिवाइडेड बाई NA इंटू A क्यूब, Z इफेक्टिव डिवाइडेड इंटू M डिवाइडेड बाई NA इंटू A क्यूब। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे मैक्सिमम सवाल न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं वो डेंसिटी पे पूछे गए हैं। नॉट ओनली इससे डेंसिटी निकलती है, इससे आपको Z इफेक्टिव भी निकलेगा, यानी कि अगर आप वो बोलेगा टाइप ऑफ यूनिट सेल बोलो, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल मुझे बोलो क्या ये सिंपल क्यूब है, तो आप निकालोगे Z इफेक्टिव निकला 1 तो सिंपल क्यूब निकला, 2 तो BCC निकला, 4 तो FCC। और यहां पे आपको मोलर मास भी कभी बोलेगा, कभी एज लेंथ, जैसे इस वाले सवाल में एज लेंथ बोलेगा, कभी बोलेगा रेशियो ऑफ द डेंसिटीज, तो D1/D2 हम डायरेक्टली D1 की फॉर्मूला D2 की फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो। Z इफेक्टिव ये आप खुद से आप देखोगे, डेंसिटी का वैल्यू है 0.53 और Z इफेक्टिव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 होता है, मोलर मास गिवन है 6.94 डिवाइडेड बाय NA का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू A क्यूब जाएगा उधर, तो यहां से निकलेगा 2.62 इंटू 6.94 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.53। लेकिन ये जरूरी निकलेगा आपको, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट है ग्राम्स पर मोल, इसका यूनिट है पर मोल, और इसका यूनिट जो है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, पर मोल ग्राम्स कैंसल, तो ये A क्यूब आपका कुछ वैल्यू निकलेगा किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपका A जो यहां से निकलेगा वो किस में निकलेगा? सेंटीमीटर्स में। फिर आप यूज करोगे नोटेशन, कैलकुलेशन खुद का करना, फिर आप यूज करोगे नोटेशन। अगर पिकोमीटर देखा है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम लिखा है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, अगर नैनोमीटर लिखा है 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, तो आप कन्वर्जन करोगे लास्ट में। थैंक यू। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक मेरा है सॉल्यूशंस, तो मैं 1 मिनट की ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। टिल देन आप भी थोड़ा सा रेस्ट करोगे।